अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशपाश हैं जनाब। आपको पता है कि मेरी आपकी मुलाकात होती है सैटरडे और संडे स्पेशली इस प्रोग्राम में, जिसमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ करती हूँ। मैं कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ को आपसे जो है वो मिलवाती हूँ जो वाकई हमारे पाकिस्तान में कुछ अहम ओहदों पर जो है फायज़ हैं और कुछ अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। कैसे वो काम कर रहे हैं और उनके काम में जो है वो नई जिद्दत किस तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली हुकूमतों ने तो जो किया, लेकिन अब ये हुकूमत जो है वो इन प्रोसेस जो है वो कुछ नया क्या कर रही है। इसीलिए हम हर इदारे में जो है वो पहुंच जाते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि हर इदारे के चेयरमैन के साथ जो है वो आपको इंटरव्यू भी करवाया जाए, आप उन्हें सुने भी, उनके बारे में जाने भी। तो आज भी जो है हम एक ऐसे ही इदारे से रिलेटेड जो है वो मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का एक बहुत अहम इदारा है। एक्साइज के इदारे की बात कर रही हूँ। जी हाँ, एक्साइज एंड टैक्सेशन का इदारा जो कि बहुत अहम है। अक्सर लोगों को इसके हवाले से बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है, इसीलिए हमने कोशिश की है कि आज के इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आपको इन्फॉर्मेट भी किया जाए और साथ ही साथ आपको जो है जिस तरह से पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाता है, पब्लिक की एक फैसिलिटेशन मेंबरशिप होती है, कमेटी होती है जिसको प्रॉपर तरीके से डील किया जाता है, इसी तरह से ये इदारा जो है वो काम करता है। इसके चेयरमैन हमारे साथ यहाँ जो है वो मौजूद हैं, मलिक उस्मान हमजा ऐवान साहब। उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑल वेल माशाल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया इतने मसरूफ वक्त में से आपने जो है वो वक्त दिया। सबसे पहले तो क्योंकि आप लोग जिस ओहदे पर बैठे हैं, जाहिर है जिस इदारे से आपका ताल्लुक है वहाँ तो रश ही बहुत होता है, तो इसमें जो है वो टाइम देना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बताइएगा सर कि अभी ये जो आपका एक्साइज का इदारा जो आप चला रहे हैं माशाल्लाह, पंजाब में जो है इसको बहुत सी इसमें जो है वो हमें नई वैरायटी भी नज़र आई है, बहुत सी चीज़ों को आप लोगों ने ठीक भी किया है। क्या क्या ठीक किया है, क्या क्या ठीक करने वाला, बेहतर होने वाला मज़ीद बाकी है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, क्योंकि मीडिया के थ्रू आवाम को मैसेज पहुंचाया जा सकता है और इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डिलीवर अ मैसेज टू द पीपल। जी अच्छा, मैं आपको मेन चीज़ें थोड़ी सी बताता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने फोकस किया कि इसको डिजिटलाइज किया जाए। ठीक। और इसमें बड़ी रिफॉर्म्स भी हुई हैं डिजिटलाइजेशन के ऊपर। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, आप ऑनलाइन टोकन टैक्स पे कर सकते हैं, आप अपने सारे टैक्स पे कर सकते हैं ऑनलाइन। सही। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो कि आवाम को दी गई है। हाँ। इससे पहले ये चीजें नहीं थी, सारा मैनुअल काम था और मैनुअल तरीके से ही चल रहा था। वो तो सिर्फ जो है वो आपको बड़ी बड़े कागजों के इतने थैलों में ही मिलता था ना, बस यही समझ लें। और क्योंकि आजकल जमाना भी डिजिटलाइजेशन का है, आजकल तो हर एक के पास मोबाइल है, किसी के पास एप्पल एंड्रॉयड है, जो भी है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी बिलीव करते हैं सारे लोग। और हमारा यही फोकस था कि हम इसको किसी तरीके से डिजिटलाइज करें सारे सिस्टम को। उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बहुत मुश्किल काम, क्योंकि जारी बात इतना बड़ा डाटा था, सारा स्कैन करना। हाँ। उसका स्कैनिंग में अभी हमारी टीमें लगी हुई है, अभी भी कंटिन्यूटी है उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जो काम तो हो रहा है, लेकिन इनिशियलाइज हम लोगों ने कर दिया है। आपके जो टोकन टैक्सेस हैं वो तो ऑनलाइन पे हो रहे हैं, आपके दूसरे टैक्सेस भी ऑनलाइन पे हो रहे हैं, और आप अपनी सारी टैक्सेस को चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं। हाँ। और वहाँ पे अपना, अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, आपका व्हीकल टोकन टैक्स जो भी है, जो भी टैक्स आप पे करना चाहते हैं हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, इसमें प्रोफेशनल टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। क्योंकि जब आपके पास टैक्स आता है तो उसके पास एक साथ एक पिन होता है, वो पिन आप पिन कोड दें। हाँ, उसके थ्रू आपको प्रॉपर आपका सारा डेटा आ जाएगा कि आपने ये, आपका इतना टैक्स है, आपको उसकी डिटेल सारी आ जाएगी आपके पास कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज क्या थी। मतलब आपको किसी एजेंट के पास जाने की, किसी से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, जो पहले होता आया है। पहली हुकूमतों में जिस तरीके से जो है वो एजेंट सर्विस चलती रही है और बारों बार काम जो है वो मुकते रहे ये जो सिलसिला चलता रहा है, ये आपने आके जो है वो इस पे काफी जो है काबू पा लिया है। देखिए, इसके ऊपर मैं भी इसके ऊपर बात करनी थी, लेकिन चले आपने पहले ही कर दिए। सबसे पहला मेरा पूरी आवाम से एक अपील भी है और रिक्वेस्ट भी है, किसी एजेंट के पास ना जाएं। सही। कोई भी डिपार्टमेंट हो, बिल्कुल, सिर्फ एक्साइज नहीं, आप सारे डिपार्टमेंट में किसी एजेंट के पास ना जाएं। सही। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारी गवर्नमेंट में इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस का, आप एजेंट्स के पास ना जाएं। आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप अदारे में जाएं,
तब्दीली अवाम के तामन से आती है। सही। हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम पॉलिसीज दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल तो अवाम ने तामन करना है। अगर अवाम ही हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आएगी तो हम चेंजिंग नहीं कर सकते। अवाम अगर चाहे एजेंट्स के पास जाएगी तो हम उसको नहीं रोक सकते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है उसको रोकने का। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एजेंट के पास गया है कि वो एजेंट है तो इंसान ही ना, उनके है तो नहीं कि वो कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एजेंट्स हैं। तो अवाम से ये अपील करता हूँ मैं, हमने इसके ऊपर कंपेन भी की है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे भी आउटडोर कंपेन की है कि अवाम डायरेक्ट स्टाफ के पास जाए, ऑफिस में जाए। अगर कोई स्टाफ का मेंबर हम आपके साथ तामन नहीं कर रहा या आपको मिसगाइड कर रहा है तो उसकी कंप्लेन करे ताकि हम उसका अल्टरनेट देखें या उसको देखें कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुई। उसमें कंप्लेन आई भी है, हम सॉर्ट आउट किए भी हैं, बहुत सारे मसाइल सॉर्ट आउट किए हैं। अच्छा। लेकिन एजेंट के पास ना जाए, सही, एजेंट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं किसी को। अच्छा, ये तो इदारों को भी बदनाम करते हैं, जिस इदारे से रिलेट होते हैं एजेंट, ये इदारा भी बदनाम हो रहा होता है। और फिर आप लोगों को भी सही तरीके से नहीं पता चलता है कि बाहर से जो काम ये हो रहा है या जिससे जितने पैसे पकड़ लिए हैं वो वाकई उसका काम कराने की सलाहियत रखता भी है या नहीं रखता, और उसका काम होता भी है नहीं होता, और फिर ये कहा जाता है कि ये क्या मामला और क्या सिलसिले जो है वो हो रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें आपने मजीद अब जो है वो जैसे आपने कह दिया कि अगर आपके ऑफिस का कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व हो के अगर वो जो है वो आवाम यहाँ आती है, लोग यहाँ पर आते हैं और वो उनके साथ जो है वो सही तरीके से जो है वो पेश नहीं आते, तो आप जो है वो उसका बिल्कुल आप जिम्मेदार हैं, आप उसका एक्शन भी लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन बाहर ही अगर आपकी किसी के साथ डील हो जाती है तो फिर आप जो है वो क्या कार्रवाई करेंगे, वो तो आपके जिम्मे में नहीं आता ही नहीं है। देखिए, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना। हाँ। इसको आइडेंटिफाई करना और किसी को रोकना ये तो नहीं हो सकता। कोई आदमी जाता है और वो बाहर डील कर रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आवाम बड़ी डरती है एक्साइज के ऑफिस आते हुए कि बड़ा रश और बड़ा होता है और यहाँ पर लोग बात नहीं सुनते हैं और बड़े मुश्किल से काम होता है। लेकिन अब आपने जो डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, मजीद इसमें जो है वो बेहतरी लाने के लिए और क्या क्या अमेंडमेंट्स? देखिए, मुझे आप 5 मिनट दे दे रहा, मैं आपको पूरा इसका सिनेरियो समझाता हूं। हुआ कैसा बताइए। होता ये कि देखिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का मेंटली प्रेशर था आवाम के ऊपर। सही, दिस इज द ट्रू। और उस प्रेशर को हम लोगों ने पहले तो वो प्रेशर खत्म किया लोगों में कि आप ऑफिस आए। सही। लोग एक्साइज का, जब किसी के पास कोई एक्साइज के ऑफिस से लेटर जाता था तो लोग डर जाते थे कि एक्साइज के ऑफिस से लेटर आ गया है तो पता नहीं क्या हो जाना है, क्या हो गया? वो हाथ पांव कहते हैं ना फूल जाना, वो ये एक मेंटली प्रेशर था आवाम के ऊपर। सबसे पहले तो वो प्रेशर खत्म किया कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने हक के लिए आए, आप अपनी बताएं आपके साथ ये सही ट्रीट कर रहे हैं, नहीं सही ट्रीट कर रहे, या आपको जो टैक्सेस आ रहे हैं उस देखिए, इंसान गलती का पुतला है। हमारे ऑफिसर्स भी जो हैं उनसे भी गलतियां हो सकती है, क्लरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन उसको ठीक करवाने के लिए अवाम का तामन चाहिए। हाँ, अगर वो कंप्लेन जेन्युइन है और आपके पास स्टाफ जो है वो तामन नहीं कर रहा तो हम उस कंप्लेन को टेक ओवर करेंगे और उसको सही करवाते हैं कि ये क्यों हुआ, इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेट कराएंगे, ये मिस्टेक कैसे हो गई। देखिए, ये पहले तो ये था कि जो मेंटली प्रेशर था वो दूर करना था लोगों का, और वो खुद जाके हम लोगों ने, और हमारे मिनिस्टर साहब हैं आफर मुमताज साहब, उन्होंने बड़ा इसमें रोल प्ले किया अवाम को इस तरफ टिल्ट करने में कि ऑफिस में जाएं, किसी जज से ना मिले, ऑफिस में विजिट करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। उसके ऊपर बड़े हम लोगों ने कंपेन लॉन्च की, आउटडोर मीडिया के ऊपर इश्तहारात भी दिए कि बिल्कुल ये हम पॉलिसीज लेके आ रहे हैं और आप लोग विजिट करें ऑफिस में। उसके भी दरमियान में एक पेंडेमिक आ गया, कोरोना का भी आ गया, जाहिर बात है वो भी ये तो एक जेन्युइन इशू आ गया था जिसकी वजह से हमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। फिर हम लोगों ने हमने अपना काम तो खत्म नहीं किया, हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हमने शुरू करवा दी। आप ऑनलाइन जाए, अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स अभी भी हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स का भी हम लोगों ने प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया हुआ है। अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस के साथ वो जो भी टाइम मिलेगा वो सारा ऑनलाइन आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, आप इस टाइम इस ऑफिस में विजिट करेंगे, ये आपका टाइमिंग। तो ये काम भी पहले नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अवाम भी अभी डिजिटल एक्साइज एंड टैक्सेशन के वाले से, वैसे तो सोशल मीडिया बड़ी अवाम यूज करती है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये तो बड़ी यूज करती है, लेकिन ऑफिशियल वर्क्स जो है वो हम नहीं यूज करते, वो उसकी रेसल नहीं है, अवेयर नहीं है, रेसल नहीं है, वो समझते हैं कि शायद ये सही है या नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। फिजिकली कोई बता जाता है तो वो फील करता है कि मैं अब ये काम करवा लिया है, ऑनलाइन के ऊपर उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो दिस इज आल्सो द प्रॉब्लम। लेकिन हम लोगों ने इसको आवाम के साथ बड़ा इसके अब से और अब 4-5 माह पहले लगा लें, उसमें बड़ा फर्क है।
सही। पहले कम लोग यूज करते थे, अब बहुत ज्यादा यूज करना शुरू हो गया। अच्छा, ये एक मुझे और बात बताइएगा उस्मान साहब कि आप माशाल्लाह जब आपने ये ओहदा संभाला और आप यहाँ पर आकर बैठे तो उस वक्त जो है वो यहाँ की मुश्किलात के हवाले से अवेयर थे, आगाह थे और पता था कि ये कितना मुश्किल है। और फिर उसके बाद जो है वो जब आप यहाँ के बैठे तो फिर उसमें जब आपके पास बहुत सी डिटेल थी कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो कैसे सब कुछ जो है वो मैनेज किया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। असल में जब मैं पॉइंट हुआ था, मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी मैंने स्टडी किया हुआ था। अच्छा। और एक्साइज एंड टैक्सेशन का मुझे आइडिया था। अच्छा। लेकिन डिपार्टमेंट के वाले से तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये डिपार्टमेंट में एक्चुअल क्या आपको जब जॉब मिलती है तो आपको पता चलता है कि क्या इसमें क्या क्या सब डिपार्टमेंट्स क्या कैसे हैं और इनका प्रोसेसेस क्या है। तो मुझे प्रॉब्लम आई थी बड़ी। और मैंने कोई सिर्फ पहले जो 3 माह थे उसमें कोई काम नहीं किया। अच्छा। पहले 3 माह मैंने सिर्फ स्टडी किया है। सही। एक्साइज एंड टैक्सेशन और डिपार्टमेंट की हायरार्की को देखा, इनके एचआर सिस्टम को देखा, एचआर सिस्टम किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है इसका। फिर इसमें डिजिटलाइजेशन को स्टडी किया कि इसमें डिजिटलाइजेशन कितनी है और कितनी रहती है और क्या क्या हो सकती है आगे। तो 3 माह मैंने पहले सिर्फ स्टडी किया। 3 माह के बाद फिर मैंने पॉलिसीज के ऊपर गया, इसमें जो ड्रॉबैक्स थे वो फिर डिपार्टमेंट से जो ब्रीफिंग्स होती हैं वो ली। अच्छा। उससे भी काफी आइडिया हुआ। और उसके बाद फिर मैंने फिर अमेंडमेंट्स की तरफ चला गया और इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए और जो कि बड़ी जरूरी थी। फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ इसमें। देखें आप पहले आप जब मैनुअल काम होता है तो आपको, हमारे बहुत सारे जॉब लोग हैं जो जॉब करते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास में हैं। अब उनको एक्साइज के ऑफिस में आने के लिए होता क्या था कि पूरी एक दिन या तो वो छुट्टी करेंगे या किसी एजेंट से मिलेंगे। तो डिजिटलाइजेशन की वजह से हुआ क्या कि वो जो जॉब वाले लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं वो तो सारा ऑफिस में बैठ के ऑफिस में बैठे हुए आराम से और अपना उनका काम भी हो रहा है। तो ये इससे फर्क तो काफी पड़ा है। अगर 100% लोग जो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वो हम तो कहते हैं कि 100% लोग करें, क्योंकि हमारा तो काम ही ये है कि पब्लिक फैसिलिटेशन। और पब्लिक फैसिलिटेशन तो यही आप डिजिटलाइजेशन कर दे सारे सिस्टम को, ताकि लोग घर बैठ के अपना सारा पे करें और आप जहाँ से फैसिलिटेट कर रहे हैं आवाम को, जिस तरह आप कर रहे हैं, और जो दूसरे ट्रेडर्स की भी जाके बात सुनते हैं, वहां पर भी विजिट करते हैं, जिन जिन लोगों के मसाइल हैं, कमर्शियल टैक्स हैं या जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स हैं, इसके हवाले से भी आप जो है वो काफी लोगों के मसाइल हल करते हुए नजर आते हैं। हम आपको जो है वो इस हवाले से भी जो है वो मैंने काफी जगह आपको वॉच किया है, तो इसीलिए मेरी कोशिश ये थी कि आपका जो है वो इंटरव्यू किया जाए और आपसे जो है वो ये सारी बात पूछी जाए कि ये कितना मुश्किल काम होता है, इतने लोगों के मामलात होते हैं। कमर्शियल टैक्स को कम करा दें जी, यहाँ से जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इतना नहीं दे सकते जी, यहाँ से थोड़ा सा जो है मुकमुका हो जाए। ये क्या हालात है, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? इसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कैटेगरीज के होते हैं। बाकी कई ऐसे कैटेगरीज के जी आप तो चेयरमैन तो आपका क्या फायदा में, वही तो कोई कहते हैं मुझे नंबर गिफ्ट करवा दें, दोस्त भी तो होते हैं, आपका तो बस फोन ही चलना है। तो हालांकि मैं जो भी हो, मैं इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस रखा हुआ है। मेरे स्टाफ को भी पता है, मेरे डिपार्टमेंट को भी पता है। मेरी सेक्रेटरी साहब से भी इस तरह इसके वाले से मीटिंग होती रही है, डीजी साहब से भी मीटिंग होती है, डिपार्टमेंट सबसे जब भी मीटिंग हुई तो मैंने सबको एक चीज जरूर कही है, मेरे रेफरेंस से कोई बंदा है लीगल काम करना है, इलीगल को तो आप इनकार कर दीजिएगा। वेरी गुड। इसमें हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस रखा हुआ है कि करप्शन और इलीगल के काम के ऊपर हम लोग जीरो टॉलरेंस पे हैं और कभी नहीं करना। अगर देखा हम पॉलिटिकल फिगर है, हमें बहुत सारे लोग जानते होते हैं। अब डिपार्टमेंट को तो नहीं पता कि मेरे रेफरेंस से अब कोई डायरेक्ट भी जा सकता है कि जी मेरा उनके साथ बड़ा ताल्लुक है, बड़ा जी आप आए, एक दफा आपकी मीटिंग हुई और फिर आपका नाम लेके कहीं जो कोई काम करवा लिया तो आपको क्या पता चलेगा, मिसयूज भी कर सकता है। पॉलिटिकल फिगर हमारे ताल्लुक तो है जी, बिल्कुल, और लोग जाते भी रहे हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? वैसे हुआ ये कि एक काम था बस, वो फीड करो उसमें डायरेक्टर साहब थे, उनके साथ उनका मुझे बाय चांस मैं किसी और रेफरेंस से फोन किया। अच्छा, और फोन किया तो मुझे कहते जी फलाना आप आदमी आया था, उसने ये आपका ये काम कहा था तो मैंने कर दिया था। उसमें हुआ ये कि मैं उसने जब मुझे बताया कि मेरे रेफरेंस से बदला गया और मुझे पता भी नहीं है। अच्छा। तो मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि जो भी हो, कैसे भी हो, कोई भी बंदा है तो मुझसे मुझे कंफर्म कर ले, मुझे कंफर्म नहीं करेंगे तो उसको मैं कभी भी ऑन नहीं करूंगा। अगर कोई होता तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। और लेकिन एक चीज फिर भी उसको कही थी, अभी भी है, कि इलीगल काम नहीं करना अपने वाले। हम यहाँ पे ना करना है, ना मेरे रेफरेंस ना डिपार्टमेंट को करने देना है। सही। इलीगल काम के ऊपर कोई, चाहे वो डिपार्टमेंट का बंदा हो चाहे जो भी हो, हमारा जीरो टॉलरेंस होगा। इसके ऊपर हमारे साथ जो सारी कैबिनेट है वो ऑन बोर्ड है और इसके ऊपर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो देखो जब आपने सिस्टम बनाने तो आपको बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। उस्मान साहब, आप जब से इस इदारे में आए हैं कितने लोग तंग हैं आपसे? अभी तक सामने तो कोई नहीं आया, लेकिन शायद अंदर से तंग हो। लेकिन
मेरे ख्याल से Openly कि मैं बड़ा वो फ्रैंकली मोड में भी रहता हूँ कि अच्छा। मैं लोग हर के साथ बड़ा गुल मुल के रहता हूँ, लेकिन सही। प्रिंसिपल के ऊपर हाँ, प्रिंसिपल के ऊपर जीरो असूल। असूल के ऊपर सही। कोई कंप्रोमाइज नहीं कोई करना। कंप्रोमाइज नहीं। वैसे आप बीइंग अ फ्रेंड, जब तक हम जॉब पे बैठे हुए 5 बजे हाँ, तक हमारा ऑफिस सही। है तो हम ऑफिसर हैं, ठीक उसके है। बाद हम भाई हैं। ठीक है। तो मैं इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फोकस सही, करता हूँ कि सही। आप इसको ये ना समझे कि आपका कोई मुलाजम है था फोर्थ ग्रेड का है तो आप कहेंगे ये जो 4th ग्रेड का है तो इसको वैल्यू बहुत नहीं अच्छी देनी। बात है। तो इंसानियत तो है ना, वो सही जो भी बात, है 5 सही बजे बात। तक वो 4th ग्रेड का, उसके बाद तो सही। वो 4th ग्रेड तो का इसका नहीं है। मतलब है कि आपका अमला जो है वो आपसे काफी खुश है माशाल्लाह। काफी खुश है माशाल्लाह। सही। लेकिन आप व्यू ले सकते हैं, मैं हाँ। मेरी तो सारी नहीं, करते वो हैं जाहिर बात है तारीफ। जिस तरह आपकी कारकर्दगी और जिस तरह आपने इस इदारे को संभाला है और जिस तरह आप जो है वो ये कह रहे हैं कि काम के टाइम काम और उसके बाद जो है वो जाहिर है कि भाइयों की तरह से जो है वो आपका सबके साथ जो है वो ताल्लुक है, चाहे वो किसी भी ग्रेड से ताल्लुकने वाला यहाँ काम करने वाला वैसे शख्स हो। करते हैं। तो ये बड़ी बेहतर और बेहतरीन चीज़ होती है किसी भी ऐसे शख्स में जो लीड कर रहा हो एक चीज़ को। आप जाहिर है यहाँ के चेयरमैन हैं और आप बेहतर तौर पे जो है वो समझ सकते हैं और इनको जो है वो डील कर सकते हैं। ये बताइएगा कि ये तो सारी बातें आपके काम से रिलेटेड हो गई, लेकिन जाहिर है आपकी पर्सनैलिटी अपनी एक ख़ास मायने रखती है। तो कभी जो है अपने लिए भी वक्त निकालते हैं, दोस्तों में उठते बैठते हैं, कौन सा वक्त होता है स्पेशली जो है वो, कोई खाना शाना क्या पसंद है आपको, कुछ इस हवाले से बताइए। देखिए, पहले तो हम देसी बंदे हैं तो देसी ही फूड खाने जाते हैं। सही। और बस टाइम इस तरह के दोस्त सारे नाराज भी हैं कुछ कि वो टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं। और मतलब पहले तो मेरी बड़ी सोशल एक्टिविटीज बड़ी थी और गैदरिंग बड़ी अच्छी होती थी, दोस्तों के साथ बड़ा गुल्ला मिलना, सही। 24 घंटे बस दोस्तों में रहना अच्छा। और टूर्स लगाने, प्रोग्राम्स बनाने। लेकिन जब से ये हमारी गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट से पहले भी काफी बिजी हो गया था, पहले भी गवर्नमेंट आने के बाद तो ज्यादा ही बिजी हो गया ना, बिजी हो गए। सही। तो मैं वो बिल्कुल टाइम नहीं दे पाता दोस्तों वगैरह को भी। मतलब वीकेंड पे कोई 2 घंटा या कोई खाना कर लेते हैं तो उसके साथ चले गए, बस वही 2-3 घंटे या 4 घंटे गुजार लिए दोस्तों के साथ। ठीक। बस वही था। यानी आपके पूरे वीक में सिर्फ 2-4 घंटे आपके होते हैं कभी, वो भी आप कभी ये समझ वो भी कभी क्योंकि वो ट्रैवल में भी गुजर जाता है वीकेंड। अच्छा। आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी आउट ऑफ सिटी जा रहे होते हैं, हाँ, तो वो हमारा पता नहीं ना कि हमने कहाँ पे किस तरह मूव होना है, कहाँ पे क्या हो जाना है, क्योंकि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आ जाती है। मीटिंग्स कितनी आपकी जो है वो हो जाती हैं पूरे मंथ में, आपकी जो एक वैसे तो रोज मीटिंग होती है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि हमारा इशू क्या है, इशू के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं कभी भी इररेलेवेंट मीटिंग्स नहीं करता कि जिस तरह होता है खाम में, बस जो वो मैं कॉल कर ली तो चले गए, फलानी जगह चले गए, फलानी जगह चले गए, खाम मैं टू द पॉइंट, मैं बड़ा टू द पॉइंट बंदा भी हूँ कि अगर कोई मीटिंग का वाकई कोई है, उसकी वैल्यूज है तो उस हिसाब से वो मीटिंग की जाती है और उसके ऊपर पूरा उसकी मतलब। किस तरह के लोग लाइफ में अच्छे लगते हैं आपको? मुझे बुरा ही कोई नहीं लगता असल में। ग्रेट। क्योंकि मैं इसके ऊपर बिलीव करता हूँ अल्लाह ताला ने जो भी बनाया इंसान वो ठीक है। क्योंकि रब ने जब बनाया तो वो ऐसे तो नहीं बना दिया। अगर किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, तो वो काले भी तो खूबसूरत होते हैं, कई गोरे बड़े। अगर आपको सारे अच्छे लगते हैं तो फिर बुरा भी कोई नहीं लगता। बुरा भी कोई नहीं लगता। अब मैं दूसरा क्वेश्चन कर ही नहीं सकती कि बुरे कौन से लोग लगते हैं। बिल्कुल ऐसे है। मेरा इसके ऊपर थोड़ा सा बिलीव इस तरह के, देखे कई ऐसे मैं कपल्स भी देखता हूँ, एक काला था, एक गोरी होती है, या वो गोरा था, वो काली होती है, तो इस तरह के कपल्स भी देखते हैं। तो वो कम्बिनेशन किस तरह मिस्ड मैनेज कपल। सही है। एक्चुअल तो है कि आपकी मेंटालिटी किससे मिलती है, सही है। एक्चुअल तो ये है, रंगत का तो है नहीं, रंगत का तो इसलिए ये तो इस्लाम में भी नहीं है ना। आप अगर देखें, आप बुरे इंसान हैं तो आपको अच्छे बुरे कहेंगे, आप अच्छे इंसान तो बुरे आपको बुरे कहेंगे। सही है। जिस तरह मतलब हर किसी के लिए आप डिफरेंट हैं। आप जितने मर्जी अच्छे हो, किसी ना किसी के लिए बुरे जरूर होंगे, और कितने ही बुरे क्यों ना हो, किसी ना किसी के लिए अच्छे जरूर होंगे। सही है। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं? मैं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ कि जो भी है बस ठीक है, अपने प्रिंसिपल पे रहो। अब वो मानता है माने, जो नहीं मानता ना माने। घर वालों को कितना टाइम देते हैं? बहुत कम। घर वालों की मतलब शिकायतें रहती हैं? बहुत ज्यादा रहती है और बस मैनेज नहीं कर पाते। फिर कैसे जो है वो ये सारी शिकायतें दूर होती हैं? बस कर ही रहते हैं मैनेज। कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। कंप्रोमाइज करना पड़ता है। असल में देखे, इशू इसके थिंग इसके हम लोगों ने डिलीवर करना है इस टाइम। हमें इस टाइम यही फोकस है। प्रेशर है ना इस टाइम कि आपने काम करना है और काम करके दिखाना है और कुछ जो है वो आगे डिलीवर करना है। डिलीवर करना है। और देखे, हम डिलीवर नहीं करेंगे तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर क्यों बना? पहले तो ये इसके मंतव्य, अवाम पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया? क्योंकि एक उम्मीद है, सही, और कोई उम्मीद ही नहीं थी। सही है। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ऑप्शन भी कोई नहीं थी। ऑप्शन कोई नहीं, अवाम की एक उम्मीद है इमरान खान।
और इंशाल्लाह खान साहब डिलीवर भी करेंगे। तो अब देखें, खान साहब ने अकेले ने कुछ नहीं करता, हम लोग टीम है सारी, हम ये समझते हैं हम सारी टीम है, और हमें इस टाइम पे अपनी सारी चीजों को भूल के इस हर जो भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, जो मिनिस्टर्स हमारे जो कैबिनेट्स है, फेडरल प्रोविजनल जितने भी कैबिनेट्स हैं, सारे एक फोकस कर ले कि हमने डिलीवर करना है। अपने अपने डिपार्टमेंट में घुसे और इसके इन पे रिफॉर्म्स लेके आए, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को नजर आनी चाहिए, क्योंकि देखिए इससे पहले सिस्टम बने ही नहीं थे, बहुत सारे सिस्टम बने ही नहीं थे जो कि बनने चाहिए थे। जो कि मैं एक्साइज और टैक्सेस की बात करता हूँ, ये डिजिटाइजेशन का कब का जमाना आया हुआ, तो सारा मैनुअल काम था। ये जो एक गाड़ी आपने खरीदी एक मालिक के नाम थी और आगे से आगे ट्रांसफर होती चली गई, ये जो एक प्रोसेस चलता आ रहा था, इसमें कितने लोगों को प्रॉब्लम आई, यहाँ पर कितने लोग परेशानी के आलम एक्साइज के चक्कर लगाते रहे कि मालिक एक है और आगे से आगे जो है वो उसके खरीदार जो है वो इतने सारे हो गए। अब वो ट्रांसफर जो होने में मसाइल आए, उसके जो ये इस हवाले से आप लोगों ने ये मेरा ख्याल कार्ड निकाला, उसके बाद जो स्मार्ट कार्ड आपने इंट्रोड्यूस करवाया। मैं बताऊँ, असल में हुआ ये था कि ओपन लेटर के ऊपर गाड़ियां सेल होते थे। ओपन लेटर के ऊपर होता ये था कि ओपन लेटर के एक बंदे गाड़ी ली तो उसने आगे सेल कर दी, उसने आगे सेल कर दी, उसने आगे सेल कर दी, लेकिन जिसने जो भी गाड़ियां सेल कर रहे थे वो एक्साइज में आके अपना नाम चेंज नहीं करवा रहे थे। ओपन लेटर भी रखा हुआ है और ओपन लेटर के ऊपर ही गाड़ी चल रही है, ठीक है। इसके ऊपर इश्यूज काफी आ गए थे कि वो जो एक्चुअल मालिक था उसने तो सेल कर दिया, वो आगे गाड़ी 5वें हाथ चली गई है, लेकिन एक्चुअल हमारे डिपार्टमेंट में मालिक वही है, तो उन्होंने आगे चेंज करवाई नहीं है। उसी से बात करनी है, उसी से पूछना अगर कुछ गाड़ी के हवाले से कोई मसाइल होते हैं। जी, हमारे रिकॉर्ड में तो आप है, सही है। तो इसके ऊपर बड़े इश्यूज आए थे। अगर कंप्लेंट्स की देखें तो इस सबसे ज्यादा कंप्लेंट हमारे पास यही आ रही थी व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बारे में, ओपन लेटर की, कि वो हमने सेल कर दी, हमारे नाम पे नहीं है, या किसी ने अगर कोई चोरी हो गई है या किसी ने कोई उसके ऊपर वारदात कर दी है, तो एक्साइज तो उसको पकड़ेगा ना जिसके नाम पे है, जिसके नाम। अब वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो कहता है आगे सेल कर दी, उसने आगे सेल कर दिया, उसने आगे सेल कर दिया। तो हमने इसके ऊपर ये कहा था कि आप ये ओपन लेटर के जितने भी गाड़ियां, ये सारे लोग अपने अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन देखें और जिसके नाम पे नहीं है वो करवाएं रजिस्ट्रेशन के ऊपर। इसके ऊपर बड़ी कंप्लेंट्स आई थी हमारे पास, अच्छी खासी कंप्लेंट्स हैं, और वो सारी सॉर्ट आउट हो गई हैं, लेकिन अभी भी कंप्लेंट्स आ जाती हैं। अब उसकी रेशो कम हो गई है। आप लोगों ने किया, ये भी काफी लोग जो अभी तक कहते हैं जी हमारा अभी तक कार्ड ही नहीं पहुंचा। देखिए, ये इसकी पेंडेंसीज काफी थी और बड़ी तेजी से इसके ऊपर काम हो रहा है, और ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम लोग घर में डिलीवर भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डिलीवर हुआ भी है, और इसका प्रोसेस चल रहा है। ये मजीद एक 1.5 माह तक ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, तो ये जो कार्ड है, स्मार्ट कार्ड जो है, इसकी खासियतें बता दें कि क्या क्या, जो लोग इससे अवेयर हैं उन्हें तो पता है, और जो अवेयर नहीं है उनके हवाले से भी कुछ ना कुछ पहली बात ये कि कार्ड हो तो आप वैसे ही अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है, कार्ड आपके पास है, क्योंकि आजकल का जमाना भी इसी तरह की है। पहले वो बुक होती थी, कॉपी होती, कॉपी लेके वो गाड़ी में रखी हुई है, उसकी कॉपी का उधर रखी है, तो आपको अब वो जरूरत नहीं है। अब कार्ड है, कार्ड वैसे भी अच्छा लगता है, हर एक देखता है मेरे पास कार्ड है, लोग जब कार्ड देखते हैं तो खुश होते हैं। किसका जो है वो ये सोच किसकी थी? देखिए, ये डिपार्टमेंट की अपनी ही सोच है, और हम लोगों ने इसके ऊपर इंडोर्स किया कि जितनी कॉपियां जो है वो गुम हो जाती है। अगर बिलफर्ज कार्ड गुम हो जाए तो वो एप्लीकेशन अप्लाई करेगा दोबारा, फिर रिन्यू कर देगा, रिकॉर्ड तो हमारे पास है, ठीक है, और वो उसका रिन्यू कार्ड आ जाता है। मतलब कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। अच्छा, उसमें मतलब दुख तकलीफ की बात भी नहीं है, परेशान भी ना हो, मेंटल स्ट्रेस भी ना ले। परेशानी की तो है ही नहीं बात। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो तो चाहे स्मार्ट प्रॉब्लम तो किसी भी चीज की है तो आप बताएं, बाकी आप लोग सजेस्ट करें, ठीक है। हम लोग भी आप लोगों से सजेशन लेते हैं, सही, आप हमसे हमारी परफॉर्मेंस से पूछ रहे हैं, लेकिन हमें सजेस्ट भी करें, सही है, कि आप में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि हमने तो लोगों के फीडबैक से सारी चीजें चलानी है, कि लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं और लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स है। सही। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो आके आपसे दोबारा बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मुलाकात करेंगे दोबारा यहीं से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम है डायलॉग विद डॉक्टर नबीहा अली खान, और आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक जो है वो एक्साइज के महकमे से है। चेयरमैन एक्साइज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं।
ये बताइएगा, ये जो एक्साइज के लोग सड़क पे खड़े होकर जब गाड़ियों को रोकते हैं और जो गाड़ी के अंदर बंदा बैठा होता है उसका जैसे सांस रुकता है ये तो जरा बताए ना, बंदा जा रहा होता है कोई सौदा लेने, सामान लेने, आगे से पता नहीं होता एक्साइज के बंदे खड़े हुए, जी गाड़ी पकड़ी गई, गाड़ी बंद कर दी। देखिए मैं तो पहले ये बात समझता हूँ कि ये नौबत आनी नहीं चाहिए। हाँ, ये नौबत आती ही क्यों है? आती ही क्यों है? आप अगर चाहो टाइम पे ये तो नौबत भी तहाशा ही आ जाती है ना जब आती है, तो बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि लोग तो टैक्स पे करना ही नहीं चाहते। सही। तो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आप लोग पे करें और ताकि आप अप टू डेट रहें। आप देखिए लोगों को ये भी एजुकेट करने की जरूरत है कि टैक्स एक्चुअल है क्या, इसका रिटर्न बैक क्या है, इसका फायदे क्या है, कितने फायदे हैं आपके मुल्क आपका इस टैक्स से चलता है। इस सारी चीजों को अवेयरनेस करने की जरूरत है। लोग ये समझते हैं कि शायद टैक्स दिया तो हमने पैसा वेस्ट ऑफ मनी किया है। लोग ये समझते हैं टैक्स देना वेस्ट ऑफ मनी है, जबकि ऐसी चीज है नहीं एक्चुअल। तो हम तो एजुकेट करते हैं कि टैक्स देंगे तो लोग अप टू डेट भी नहीं है, अप टू डेट नहीं है। ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि हम आपकी गाड़ी का टैक्स पे करने वाला है या नहीं करने वाला, ये नौबत आनी नहीं चाहिए। आप पहले से तमाम चीजें देखभाल के जो है वो रखें। लेकिन यही वही वाली बात हो गई कि जैसे गाड़ियां जो यूज में गाड़ियां यहाँ बिकती हैं पाकिस्तान में, तो ये बहुत जो है वो काम जो है वो है। नई गाड़ियां तो बहुत कम लोग लेते हैं, जो यूज में चली हुई गाड़ियां वो ज्यादा जो है वो यूज करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है किसी के टोकन पे हुए होते हैं, किसी के टोकन पे नहीं हुए होते। अब वो जो नहीं हुए होते वो गाड़ी की खुशी में फिर वो भूल जाते हैं कि गाड़ी के टोकन भी पे करने हैं। असल में इशू इज के ये जो ओपन लेटर का इशू है ना, ये सिर्फ इसी वजह से भी है कि अगर आपने कोई गाड़ी सेल किया तो आप जब ट्रांसफर के लिए हमारे डिपार्टमेंट में आएंगे ना, तो उसके ऊपर हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक उसका टोटल जितना भी टैक्स बनता है वो पे नहीं है, पूरे साल का जितना भी बनता है। जितने साल, सपोज आपने 5 साल गाड़ी इस्तेमाल किया, आपने टैक्स नहीं पे किया उसका, आपने जब सेल की है तो जिसको सेल की है उसने जब ट्रांसफर के लिए हमारे डिपार्टमेंट में आना तो हमने उसका कार्ड देखना जी आपके तो इतने 5 साल के पैसे पे करेगा ना, वो पे करेगा। लेकिन हम तो उससे लेंगे जो ट्रांसफर करवा रहा है। अब वो किस उसके साथ उसकी क्या डील चल रही है वो तो हमें नहीं पता। वो तो उससे हालांकि उसको तो उससे काटनी चाहिए ना, जो भी उसकी डील हुई है, जिसमें भी हुई है, वो टैक्स जो है तो वो तो उसी का है। यहाँ भी लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, यहाँ पे फ्रॉड होता है। और ओपन लेटर के ऊपर यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया था कि लोगों ने ट्रांसफर क्यों नहीं कराई अपने नाम पे, क्योंकि उनको टैक्स पे करना पड़ता था। असल में देखिए ये तो वो बातें हैं जो लोगों के अपने समझने की हैं, या लोगों को खुद समझना चाहिए कि जब आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, आपने जब गाड़ी खरीदी, सपोज आपने 3 मिलियन की गाड़ी खरीद ली है, उसका टैक्स सपोज करते हैं कि 0.2 मिलियन है, 2 लाख के। तो आपने जब गाड़ी ली तो आपने उसको 28 देना है। आप वो टैक्स तो उस बंदे का है। सही। तो ये थोड़े से चीजें थी जो शायद लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, या लोग इसीलिए ओपन लेटर को लेकर क्या अब ऐसा कोई सिस्टम भी है कि जो से कोई भी गाड़ी आपने लेनी है तो उसकी डिटेल्स पहले ही जो है वो वेबसाइट पे जो है वो मौजूद हो, या उस गाड़ी को जो है वो रिकॉग्नाइज्ड किया जा सके कि पिछले कितने लोग जो है वो इसके हैंड पर रहे, कितने लोग इससे ये गई, आगे से आगे कैसे जो तो हमारे पास डाटा आया उसमें तो हमारे पास रिकॉर्ड होता है। ठीक है। अगर आप बाहर से किसी को सेल करें तो वो तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है। जो हमारे पास इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाए ना, कोई प्लानिंग बनाए कि ये इस तरह से बारों बार ये गाड़ियां जो सेल हो जाती हैं ये ना हो। अब नहीं होगी ना। हाँ। अब नहीं, वो तो ओपन लेटर के ऊपर हो रही थी ना, अब हो नहीं सकती। अब नहीं हो सकती, अब हो नहीं सकती, क्योंकि आप जब भी आपने अब देखा स्मार्ट कार्ड है, आपने जब गाड़ी सेल करनी है तो स्मार्ट कार्ड उसके नाम पे ट्रांसफर करना है। तो जब ट्रांसफर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा और ओपन लेटर के ऊपर यही तो फंसा हुआ था कि उसमें हुआ गया था कि आप जाए एक्साइज ऑफिस में, वहां से ओपन लेटर लिया, ओपन लेटर लेके उसको गाड़ी दे दी आपने। अब वो बंदा ये समझ रहा कि ये मेरी ही गाड़ी है, अब मैं मेरे पास वो इसको ऐसे समझ लेगा उसकी मलकियत उसकी हो गई है। अब वो एक्साइज में नहीं आया, उसने बाहर से ओपन लेटर ले लिया। अब उसने जब आगे सेल किया तो उसने बाहर से अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ तो उसी के नाम पे चलती रहेगी तो फिर ठीक है। जो ही वो हमारे पास आएगा तो उसको सारे टैक्स भी पे करने होंगे, उसका ट्रांसफर जो भी हो उसका हमारे चार्जेस होते हैं। सही। अब ये तो खरीदने वाले को चाहिए कि वो अपने नाम पे गाड़ी को खुद से ट्रांसफर करवाए प्रॉपर तरीके से। ये तमाम चीजें जो पूरी करें। अपील भी है कि इसके ऊपर अपडेट रहें। आप हर तरह के टैक्स भी पे करें, इसका फायदा आवाम को है। और जब भी गाड़ी कोई भी गाड़ी ले तो आप उसको ट्रांसफर करवाएं अपने नाम पे। इसके ऊपर ना रहे कि हम ट्रांसफर कराएंगे तो एक तो शायद डिपार्टमेंट आपके साथ कॉपरेट नहीं करता है, या आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे, तो आप उस वजह से थोड़ी सी बचत के लिए
थोड़ी सी बचत है ना, ठीक है। कि आप एक साल का टोकन टैक्स रहता है तो आप उस वजह से नहीं जा रहे हो जी, हमें वो 8-10 हज़ार पे करना पड़ेगा, तो आप थोड़ी सी बचत के लिए बड़ा नुकसान ना करवाएं। आप लोग सारे जाएं और इसको पे करें और प्रॉपर तरीके से अपने आप को अपडेट रखें टैक्स के वाले से। उस्मान हमजा साहब, ये मुझे ये बताइएगा कि जैसे आप इतना बड़ा ये इदारा संभाल रहे हैं, सारी चीजें हैं, कुछ मुश्किलात तो आती होंगी, जाहिर बात है, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी, ये तो आपने सारी चीजें बता दी कि ठीक है हमने लोगों की जो है वो फलाह के लिए और जो है वो आसानी के लिए सारे काम आपने किए, लेकिन आपको खुद क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं? देखो प्रॉब्लम्स सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल तो प्रॉब्लम सिस्टम की हैं। सही। हम तो ये कहते हैं कि मैक्सिमम आवाम को फैसिलिटेट किया किस तरह किया जाए, क्योंकि जब मैं आया था तो इसमें बड़े ड्रॉबैक्स थे, बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स थे, समझ नहीं आ रही थी किस तरह के ये चीजें कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अपने टेन्योर में, कि इतने मसाइल है कि इनको किस तरह सारा वो करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने काफी मेहनत की है, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, और हमने बड़ी तेजी से इसको लॉन्च भी किया हुआ है, और अभी सिस्टम मार्केट में इन है। और आप जब देख रहे हैं अभी आप किसी से भी व्यूज लेके एक्साइज और टैक्सेशन के वाले से आपके क्या व्यूज है, तो लोग आपको बताएंगे कि जी बड़ी रिफॉर्म्स आई हैं, हमें बड़ा फैसिलिटेट किया जा रहा है। लोग कहेंगे बड़ी सख्तियां हो गई हैं, सख्तियां तो फैसिलिटेट किया गया है। जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है जो वो जुमला इस्तेमाल करेंगे, आप वो वाला जुमला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम इन सख्तियों के ऊपर डट के रहेंगे कि ये सख्तियां होनी है। यस, ये सख्तियां होनी है। देखिए जब भी आप कोई तब्दीली लाते हैं तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि जी आप चेयरमैन तो आप लाइनों में लगे हुए हैं, मैं कोई भी काम करता हूँ मैं किसी को इंट्रोडक्शन नहीं कराता कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं ये हूँ फलाना, मैं बिल्कुल नॉर्मल आम इंसान की तरह जहाँ भी जाता हूँ आम इंसान की तरह जाता हूँ, और कभी लाइनों में भी लगना पड़ जाता है। तो लाइनों में आप जो है वो मीडिया पर आते हैं, मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, या जो है वो एक्साइज के हवाले से या टैक्सेशन के हवाले से बात करते हैं, हालांकि आपको तो ऑल इन ऑल जो है मीडिया के साथ इंटरेक्ट रहना चाहिए, बार बार जो है वो जो भी आप करते हैं वो उसकी खबर जो है वो मीडिया में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को फायदा भी होगा इस चीज़ का। ऐसी क्या वजूहात है? मतलब ऐसा जो टाइम ही नहीं, और देखो मैं इसके ऊपर इस तरह बिलीव करता हूँ, मीडिया के पर्सन के लिए जो जिसकी भी गवर्नमेंट है वो प्रॉपर उनके नोटिफिकेशंस के इश्यूज किए जाते हैं कि ये मीडिया पर्सन हैं, ठीक, तो अगर पार्टी को इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी तो हम हाजिर हैं। और बाकी मतलब मीडिया के ऊपर अगर कोई बुलाता है तो मैं जाता हूँ टॉक शो के ऊपर, लेकिन क्योंकि वो कंसर्न तो वही होते हैं ना जिनको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, तो उनकी तरफ से ये स्पोक्सपर्सन है, ठीक है, और वो अगर पार्टी इस तरह करेगी तो हम इंशाल्लाह जरूर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी आप मैं क्या समझते हैं? टू द पॉइंट कि मुझे एक्साइज एंड टैक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और मैं उसको और किसी चीज को फोकस ही नहीं करता। कि ये बेहतर है आपके लिए, आपको यही मिलनी चाहिए थी, या आपको कोई और जिम्मेदारी दे देते? शुरू में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी इन द बिगनिंग, क्योंकि बड़ा मसला था मुझे तो ये इस तरह लगता था शायद मैं गिव अप कर जाऊं। अच्छा। लेकिन फिर मैं कहने ये नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, ये तो खान साहब ने हमें सिखाया कि हिम्मत नहीं हारनी, अगर छोड़ दिया तो फिर क्या हो जाएगा। फिर मैंने स्टडी की 3 माह, स्टडी करने के बाद अब मेरा व्यूज चेंज है। अब समझ में आ गया सब कुछ, अब समझ आया, और इस डिपार्टमेंट की चीजें समझ आई हैं, और इसकी रिफॉर्म समझ आई कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और इस डिपार्टमेंट में इतना चार्म है, इतना जबरदस्त डिपार्टमेंट है, और बस हम लोग इंशाअल्लाह। आपको अंदाजा नहीं है कि आपको एज अ चेयरमैन जब लोग इस इंटरव्यू में इस तरह देख रहे हैं तो वो कितना जो है वो लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं, और उन्हें समझ भी आ रही है कि अच्छा किसी इदारे के चेयरमैन जो है वो इतना लाइवली भी हो सकते हैं, और इतना जो है वो लोगों की मदद और खिदमत करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो लोगों का एक व्यू बना हुआ होता है कि जो किसी भी चेयरमैनशिप होती है वो चेयरमैन टाइप जो है वो ट्रेडिशनल टाइप, हाँ जी, वो टाइप जो है वो होंगे, और वहाँ जाएंगे और लोगों का हजूम लगा होगा आस पड़ोस में, और इस तरह से वो तो जाहिर हजूम तो आपके साथ रहता ही होगा लोगों का जो है वो तो एक फॉर्चुनेट सी बात है। मैं बताया हम तो सोशल पे बहुत ज्यादा थे, हजूम तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, और लेकिन मैं वही बात है कि अपने प्रिंसिपल के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं नाम नहीं लगा, एक जगह पर गया तो उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल किया हुआ था मेरा, बकायदा जो मार्केट थी वो प्रॉपर बंद नहीं थी, शटर नहीं बंद थे, लेकिन ऑलमोस्ट बंद ही थी कि अब कोई कस्टमर आ जाने दिया, और रास्ता बनाया था मेरे लिए कि जी आपने गुजरना है, तो वो मेरी खुली चली थी, उधर जा रहा था। अच्छा। तो मैंने जब देखा मैं पहले समझा कि शायद ये है ही ऐसे। अच्छा। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मेरे लिए प्रॉपर खड़े किए हुए हैं। अच्छा, आपको लगा कि वो है ही, मतलब है ही, मैं नॉर्मल जा रहा हूँ। जब मैं गौर किया मैं कहा ये तो मतलब ऐसे मैंने देखा जब सारी चीजों को, मैं ये तो लगता है इट इज समथिंग लाइक प्रोटोकॉल। मैं गाड़ी खड़ी की, अपने स्टाफ से कहा, मैं कहा इनसे पूछो ये प्रोटोकॉल लगा हुआ है, ये है ही ऐसे। अच्छा।
मेरे स्टाफ और साथ में जो बंदे थे वो भी साथ ही थे, उन्होंने शायद क्यों खड़ी की है। मैं जी ये क्या है, वो कहते नहीं सर आ गया। मैं कहते नहीं एक सेकंड, मैं अपने स्टाफ से कहा, मैं इनसे पूछो जरा, लोग जो खड़े इनसे पूछो कि प्रोटोकॉल में खड़े हैं या क्यों खड़े हैं ये लोग, क्यों खड़े? सही उन्होंने कहा जी हमें तो इन्होंने कहा कि जो चेयरमैन साहब आ रहे हैं तो वो इसी वजह से आप साइडों पे हो जाए। मैं अच्छा चलो ठीक है, मैं तो बस ठीक है बैठ गए। अब दूसरे जो थे उन्होंने तो अपने को कवर करने के लिए करना, मैं उतरा, मैंने गाड़ी यहाँ से वापस हो, वहां भी खड़े होकर मैं सारे नॉर्मल रूटीन में रहे, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, हम लोग आपको फैसिलिटेट करने तंग करने के लिए नहीं आए। तो ये चीज देखिए, ये चीज हम लोगों ने खान साहब से सीखी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बिल्कुल लाइक नहीं करते ये प्रोटोकॉल, क्या होता है प्रोटोकॉल, इसी वजह से तो प्रॉब्लम आई हुई है। और मैं हर एक से ये कहता हूँ कि जो भी है प्रोटोकॉल वगैरह को खत्म करें। स्टूडियो को देखें, वो खुद जाके शॉपिंग करते हैं सैटरडे संडे, उनकी फैमिली के साथ होता है, खुद जाके जो सामान उठा के रख रहे होते हैं। वहाँ जो स्टोर में मतलब गर्ल्स या बॉयज होते हैं वो भी उनका जो मदद नहीं कर रहे होते, वो अपनी मदद आपके तहत सारे काम कर रहे होते हैं, जब एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। आप जब एक्टिविटीज करते हो आप अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। प्रोटोकॉल तो आपकी एक्टिविटी खत्म करता है। सही, प्रोटोकॉल की एक्टिविटी आपकी खत्म हो जाती है, बाकी मतलब काम करें आप, ये कोई प्रोटोकॉल आपको लेजी कर देता है। देखिए इज्जत तो वो है जो दिल में है, क्या बात है, जो अंदर इज्जत है। अगर प्रोटोकॉल से इज्जत मिलती हो तो पता नहीं कितने लोग गालियां दे रहे होंगे उधर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखो जो साइडों पे खड़े हैं, जो तंग हो रहे हैं, जिनका बिजनेस हम लोगों ने बंद किया हुआ है, वो अंदर से पता नहीं कितने गालियां दे रहे हैं, और हम उसको प्रोटोकॉल समझ रहे हैं, हम उसको प्रोटोकॉल समझ रहे हैं, प्रोटोकॉल है। आप तो बड़ी दूर की सोचते हैं। तो ये चीजें मैं बाकी सबसे कहता हूँ कि ये प्रोटोकॉल वगैरह नहीं होने चाहिए। हाँ कोई हाईली ऑफिशियल चीजें होती है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। उस्मान साहब, इतनी मतलब आपने जो है वो टैक्सेशन के हवाले से भी बात की, मुझे ये बताइएगा कमर्शियल टैक्स और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, इसके हवाले से आपको क्या क्या मुश्किलात जो है वो अभी फिलहाल जो है वो आ रही हैं आपके डिपार्टमेंट में? लोग तो टैक्स देना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और हमारा डिपार्टमेंट इसके ऊपर बड़ा सख्ती से काम कर रहा है, और हमारी कलेक्शन भी बढ़ी है, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा है। कलेक्शन ऑफ आप कंपैरिजन करें ना पिछले सालों से, तो हमारा बढ़ा है। ये 5 मरले के घर पे भी टैक्स लगाने की तैयारियां हो रही थी, ये लग चुका है या अभी लगना है? देखिए उसमें पॉलिसीज बढ़ रही है। देखिए अगर चाहे तो कमर्शियल 5 मरले है तो वो तो होना चाहिए ना। अगर रेजिडेंशियल है या कोई बेवा है तो उसकी तो समझ आती है। जैसे आप रूरल साइड पे चले जाते तो घरों में, वहाँ पर रूरल साइड में छोटे छोटे घर बने हुए हैं, वहाँ पे 10 मरले घर भी छोटा लगता है। रूरल साइड पे 10 मरले घर बड़ा छोटा सा घर लगता है, क्योंकि बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं, उनको घर बनाया हुआ है। देखो ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी जगह की वैल्यूज कौन सी हैं और उनको टैक्स लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उनपे भी टैक्स लागू करते हैं आप लोग? अभी तक तो नहीं है, लेकिन कई इलाकों में है। अगर कोई उधर कमर्शियल मार्केट्स बन गई हुई है तो उधर हम लोग लागू कर रहे हैं। ये इलाके की मुनासबत से टैक्स होता है? इलाके की मुनासबत से, और वहाँ की जमीन की जो वैल्यूज होती है उसके हवाले से उसकी कैटेगरी बनती है। हमारी कैटेगरी बनती है ABCDEF, इस तरह कैटेगरीज बनती है। अब एक कैटेगरी आपकी ABCDEF, G तक भी है, GH भी है, लेकिन मोस्टली यही है। जी तो बहुत पीछे चली जाती है। लाहौर में तो है ही नहीं, लाहौर में तो मिनिमम DA बन जाती है। लेकिन ये है कि असल तो ये है कि टैक्स ये जो हम लोग लागू करते हैं या इसकी कलेक्शन होती है, ये तो जगह की वैल्यूज के मुताबिक है ना। तो वहाँ पे जो कैटेगरीज लगी है, अब लोगों को पता नहीं होता कि लोगों की कैटेगरीज कौन सी है। ठीक हो गया। सपोज आप रूरल साइड पे जाते हो उनको नहीं पता, या आप अर्बन साइड पे जाते हो तो लोगों को नहीं पता कैटेगरीज कौन सी है। ठीक हो गया। ये इन्फॉर्मेशन थी नहीं पहले लोगों को, अब वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑनलाइन कर दी है। सही हो गया। आप अपने टैक्स को पहले चेक करें कि आपकी कैटेगरी सही लगी है। अब देखिए वही मैं बात करता हूँ, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, क्लरिकल मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक हो गया। अगर किसी से मिस्टेक हो गई है कि आपकी कैटेगरी D बनती है, आपको कैटेगरी A का टैक्स आ गया, तो हाउ टू चेक, आपके चेक किस तरह करेंगे? पहले कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं इसका, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि आप इसको चेक कर सके, क्लेम कर सके, जी मेरे कैटेगरी ये बनती है, आपने मुझे इस कैटेगरी का टैक्स दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हमारे डिपार्टमेंट में। जब आपको यही नहीं पता कि आपकी कैटेगरीज कौन सी है और आपका टैक्स सही आया है कि नहीं आया, तो आप कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं? सही हो गया। हमने इसको ऑनलाइन कर दिया। आप ऑनलाइन जाएं, अपने टैक्स अपना पिन दें, उधर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका वाकई टैक्स यही बनता है, आपकी कैटेगरीज यही है, आप अपनी जमीन के टैक्स वैल्यूएट कर सकते हैं। आप जब से टैक्स देते आ रहे हैं वो भी सारा डाटा जो है वो इसमें मौजूद होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये तो बेहतरीन चीज है, आपने तो लोगों के लिए जो है वो ये बहुत आसान कर दिया काम, कि जिसके लिए जो है वो उन्हें इतने जो है वो लाइनों में लगकर और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो ऑनलाइन सारी चीजें जो है वो सारी ऑनलाइन हो गई, सारी ऑनलाइन कर दी हैं। बिल्कुल सही। और क्योंकि आज का जमाना है डिजिटलाइजेशन का, बिल्कुल मैं समझता हूँ देखिए ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना तो बहुत फायदेमंद है। इसमें आपकी करप्शन, आपकी कंट्रोल होती है। आपका मैनुअल काम से देखें, एक तो मैन पावर ज्यादा चाहिए, सबसे पहले
करप्शन कंट्रोल होती है, करप्शन बहुत ज्यादा कंट्रोल होगी। और दूसरी बात ये है कि देखिए मैनुअल में आपको मैन पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, आपको स्टाफ ज्यादा चाहिए, डिजिटलाइजेशन में तो आपको स्टाफ भी कम चाहिए और आपका सिस्टम भी बन जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये बड़ी रिफॉर्म्स लेके आए हैं और जिससे लोगों को पता भी चले कि आपका टैक्स है कितना है, क्या है और किस तरह है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इसके ऊपर। अच्छा, वैसे सोते हुए भी कभी आपको जो ख्वाब आते हैं टैक्स के? कभी कभी आ जाते हैं, मतलब जो सो रहे होते हैं तब भी किसी के जो है वो कोई ऐसा घर वाले बताते होंगे जी सोते हुए में बोलते हैं? नहीं, बोलना तो कभी नहीं कहा, लेकिन ये कि कभी कभी ख्वाब इस तरह के आ जाते, कंप्लेंट्स के ख्वाब आ रहे थे, वो घूम रहे थे कंप्लेंट्स दिमाग में, क्योंकि आप जितने इन्वॉल्व है ना अपने काम के साथ, उससे मुझे अंदाजा हुआ, मैं क्योंकि माहिर नफ्सियात हूं इसलिए मैं इस चीज का जो अंदाजा लगा सकती हूँ कि मेरे सामने जो शख्सियत बैठी है अगर वो मतलब सोने के लिए भी जाते होंगे तो उनकी क्या कैफियत होती होगी उस टाइम के, इतने सारा दिन जो है कंप्लेंट सुननी, उसका ज़ाला करना और कुछ नई अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश करना, तो ये तमाम चीजें बहुत मुश्किल काम है। इसमें अपने लिए तो आप टाइम निकालते हैं। सोने की बात तो लहदा है। हाँ। मैं वैसे भी कभी फैमिली में बैठा हूँ तो मेरे दिमाग में वही चीजें घूम रही होती हैं। अच्छा, मैं उन्हीं को फोकस कर रहा होता हूँ और मुझे फैमिली वाले भी कभी कभी दोस्त भी कह रहे थे कि आप किधर खोए हुए हैं। मैं या वो एक चीज चल रही थी बस उसी को देख रहा था। वही कह रही हूँ ना कि इतने सारे काम जब हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देता है। बस कभी कभी आ जाती है। तो कभी फारिग टाइम में कोई मूवी देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं? हाँ, ये तो मेरा समझ लेके मुश्किल भी है और आई लाइक इट। मूवीज को कैसा म्यूजिक पसंद है आपको? डिपेंड ऑन मूड। अच्छा, डिपेंड ऑन मूड एंड डिपेंड ऑन के एनवायरनमेंट क्या है। जिस तरह बारिश हुई हो तो और मूड है, मतलब ये डिपेंड ऑन वेदर, डिपेंड और आपके इंटरनल मूड पे भी डिपेंड करता है ना। पढ़ते हैं, बुक्स रीडिंग का शौक है? बुक्स रीडिंग का टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन मूवीज और म्यूजिक का देख लेते हैं। सही है, टाइम निकाल लेते हैं। हाँ। तो कोई नई फिल्म लगी हो तो क्या पाकिस्तानी फिल्में ज्यादा पसंद करते हैं या फिर पड़ोसी मुल्क की? पाकिस्तानी या फिर हॉलीवुड की? नहीं, पाकिस्तानी फिल्में पहले तो उस तरह की थी नहीं, अब जो आ रही हैं वो बड़ी जबरदस्त है। ये जो टॉपिक के ऊपर आ रही हैं, प्रॉपर टॉपिक कोई सब्जेक्ट है। अब तो पाकिस्तानी मूवीज बहुत है, पहले क्योंकि वो था नहीं, पहले वो गंडा सा तो वो फलाना तो वो फलाना तो इस तरह की उसमें बहुत कम, जिस तरह हीर रांझा पुरानी की मूवी थी वो बड़ी चली थी, इस तरह की। जैसे आप बता रहे हैं कि आप एक देसी फैमिली से आपका ताल्लुक है प्रॉपर तरीके से, आप तो जब आपने इस तरह की फैमिली में आंख खोली, जब आप तो लोगों के साथ बहुत इंटरेक्ट आपका जो है वो रहता था, घर में जो है वो खवातीन को काम करते हुए देखते थे, कभी छोटे बचपन में कभी ये शौक उठा कि मैं भी जाकर जो है वो किचन में कुछ बनाऊं, कुछ खाना वाना बनाना आता? आपको कुछ चाय बना लेते हैं? चाय तो बना ही लेते हैं और बारबेक्यू मैं बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। अच्छा, बारबेक्यू। और काम घर में जो भी काम हो मैं कर लेता हूँ। अच्छा। उसमें कोई ऐसी है नहीं। घर वाले भी आपको चेयरमैनशिप देते हैं? जब छोटे थे तो हाँ वो देते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता। वो मुझे कहते हैं चेयरमैन, नहीं वो उधर हूँ चेयरमैन, ऑफिस में हूँ जहाँ पे एक नॉर्मल। अक्सर वो कहते होते हैं ना कि घर में जो बाहर चेयरमैन है वो घर में कुछ नहीं है। नहीं, मेरा बाकी इससे रेसिप्रोकल है, उल्टा है कि वो जब से मैं चेयरमैन बना तो मुझे वो उस बात से वैल्यूज देते हैं कि जी चेयरमैन बन गया हूँ मैं। तो मैं कहता हूँ मुझे वो वैल्यूज नहीं, मुझे प्रोटोकॉल ज्यादा हो गया। सही है। सबसे ज्यादा घर में किसके करीब है, किससे बात शेयर करते हैं, कोई मशवरा करते हैं, कभी कहीं फंस जाएं किसी मुश्किल मरहले में? अच्छा, मैंने जब भी सही कोई डिसीजन करना हो तो मैं अपने वाला साहब से मशवरा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मेरा थोड़ा रिलीजियस बिलीव भी है कि वालिद का डिसीजन रब का डिसीजन होता है। सही है। तो जब भी उनके डिसीजन पे आपने जो है वो स्टेप लिया, उसमें जब भी मैंने स्टेप नहीं ना लिया मुझे उसका लॉस भी हुआ, और जब भी मैंने स्टेप लिया, ये पीटीआई ज्वाइनिंग का स्टेप जो था मैंने वालिद साहब से किया था, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड कुछ और थी। और मैंने जी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स की तरफ शायद मूव ना करता जब इमरान खान साहब ना होते तो। क्या बनने का शौक था आपको? बिजनेसमैन। आईटी बिजनेस, और मैं बिजनेसमैन का मेरा आइडिया भी नहीं था कि बिजनेसमैन बनाओ, अच्छा अपना सेटअप रखो। कभी नहीं सोचा था कि इस तरह पॉलिटिक्स में आएंगे, कोई बाद में सोचा था, पहले नहीं था। मेरा यूनिवर्सिटी में एक आखिरी सेमेस्टर में ये विजन हो गया हुआ था। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि 2-3 इंसिडेंट इस तरह के हो गए थे कि जरूरत फील हो गई थी कि इस मुल्क में चेंजिंग चाहिए। अब इस मुल्क में चेंजिंग, और वो चेंजिंग समझ नहीं आ रही थी, चेंजिंग है कहाँ पे, अब कौन कर सकता है। ठीक है। फिर उसके ऊपर मैंने अपने वाद से डिसीजन लिया और मैं कहा जी इमरान खान इज द ओनली ऑप्शन मुझे नजर आ रही है, और मैं समझता हूँ कि हमें इसका पार्ट होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इतना चाम है, यहाँ पे हर तरह की प्रोडक्ट है, हमारी अपनी प्रोडक्शन है सारी। आप देख लें, सब्जियां हैं,
फ्रूट है, हर चीज यहाँ पे प्रोडक्ट अपनी है, हमें किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको मैनेज करने में प्रॉब्लम है, मैनेज नहीं कर पा रहे। और इमरान खान इज द ओनली ऑप्शन हो के मैनेज, और वही कर सकता है इस मुल्क को सेट। और इतना आगे ले देखो, 2-3 इंसिडेंट इस तरह के हो गए थे को देखो, इससे पहले होता क्या था, खान से पहले आने से पहले आप पहले तो मैं बोलूँगा फॉरेनर से देखें, आप बाहर गए, लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। सही कह रहे हैं जी। सबसे ज्यादा शर्मनाक हमारे लिए तो ये बात है, ग्रीन पासपोर्ट लोग लिटरली छुपाते थे, किसी को पता ही ना चले। जिस तरह कोई चोर नहीं घुसा हुआ तो वो छुप रहा है कि पता ना चल जाए उसका कि ये पाकिस्तानी है। बाहर जाके लोग इस तरह जलील होते थे, और कोई डिग्निटी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है भाई, चाहे आपको जेलों में रख दें, कोई गवर्नमेंट पीछे से पूछने वाली नहीं है। वजीर आजम पढ़ा लिखा, डिटर्मिनेंट और बहादुर हो, सबसे बड़ी बात, तो फिर हर कौम आपकी इज्जत करती है, हर माशरा आपकी इज्जत करता है। अगर वजीर आजम ही दबा हुआ, सहमा हुआ और लोगों से डरा हुआ होगा तो फिर अवाम अपनी इज्जत क्या करवा पाएगी? एग्जैक्टली इसमें मैं एक चीज आप ऐड करूंगा, जिसके अपने मफादात हो, सही, वो कॉम्प्रोमाइज करता है। सही। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट बैठा हूँ ना, मैं यहाँ पे अगर करप्शन करूँ या मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ तो मैं इनके आगे बोल नहीं सकूंगा, बोल नहीं सकेंगे। मैं तब बोलूंगा, मैं तब रिफॉर्म्स लेके आऊंगा जब मेरा अपना दामन साफ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चोर का एहतसाब कभी भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है एक चोर दूसरे चोर का एहतसाब कर ले? उसने अपनी चोरी छुपानी है, उसने अपनी चोरी छुपानी है। सही है। इमरान खान साहब इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको दामन साफ है, कहते हैं जाओ जो तेरे एसेट डिक्लेयर करने हैं, जहाँ पे आना आओ, रिटर्न में फाइल करने। देखते हैं ये कि आपका डिपार्टमेंट हो या और डिपार्टमेंट हो, अभी बहुत हद तक जो है वो बहुत आगे काम होने वाला बाकी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत कुछ नया लाने वाला बाकी है। जाहिर है कि इतनी आवाम है, तो इतनी आवाम को जब आप अकोमोडेट करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं तो सबको तो नहीं कर सकते। जाहिरी बात है, आपको जो है कुछ नाराज भी करने पड़ेंगे, कुछ के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो आइडिया नहीं है। तो ये अभी जो आप नई कुछ इस पे प्रोसीजर पे किसी पे काम कर रहे हैं, कुछ नया जो है वो एक्साइज में ला रहे हैं, टैक्सेशन के निजाम को कुछ और बेहतर जो है शफाफ कर रहे हैं, इस हवाले से थोड़ा सा मैं बताइए। देखिए, इसके ऊपर सबसे पहले तो हम लोग ये जो यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स की है, ये भी इसी वजह से हम लोगों ने की थी कि पहले होता क्या था कि आप अगर चाहो गाड़ी में रहते हैं, गाड़ी लिए तो आपने कहा ये लाहौर की नंबर प्लेट्स होनी चाहिए, मुल्तान की नंबर प्लेट्स होनी चाहिए, डीजी खान की नंबर प्लेट्स होनी चाहिए, जो कैपिटल सिटीज है उनकी नंबर प्लेट्स होनी चाहिए। वो एक ओबी का ना थी, ये भी मजे की बात है, वो भी का ना थी। फिर नंबर ये होना चाहिए, ये भी का ना है। सही। क्या मेरी गाड़ी का नंबर 1 होना चाहिए, मेरी गाड़ी का नंबर 786 होना चाहिए। और ये अना है, बकायदा प्रॉब्लम नहीं अना है कि मैं बस मुझे ये नंबर चाहिए। एक मेंटालिटी बनी हुई, एक साइकी बनी हुई है। नंबर के लिए हजारों लाखों रुपया देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। सही बात है। अब इशू इसके पहले तो हम लोगों ने ये चीज देखो, ये हमने इसको खत्म किया कि होता क्या कि अब सारी का आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो रिकॉर्ड में आप इतनी तादाद में लाहौर के ऊपर बर्डन है ना, सारा का सारा लाहौर की तकरीबन सभी लाहौर आ गए हैं। अब वो रहता है बेटा पाकपतन है, गाड़ी उसकी लाहौर के नंबर की है, लेकिन वो क्योंकि लाहौर के नंबर की है तो हमारे पास तो वो लाहौर में ही कंसिडर होना है। हमारे पास वो नहीं है कि वो पाकपतन में रहता है। हमारे हमने तो जिस सिटी की गाड़ी है, जिस जो नंबर लगा हुआ है उसको फॉलो करना है। इसके ऊपर ये था कि एक तो ये डिफरेंस बनाना कि ये लाहौर, ये काड़ा, ये मुल्तान, ये पाकपतन, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। अब जो रहीम व्याखा रहता है या बखर रहता है, वो उनका ये कसूर है कि वो उधर रहते हैं, वो मतलब उनको छोटा हम लोग शो करते हैं कि वो छोटे जिले से हैं या हम बड़े जिले से हैं, तो ये डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। पंजाब हमने इसीलिए इसको यूनिवर्सल कर दिया कि पंजाब, अब वो जहाँ पे भी है पंजाब। बड़ा क्रिटिसाइज किया गया आपको, लोगों ने बड़ा जो है वो सड़क पे खड़े हो के नारे लगाए कि ये क्या जी नंबर प्लेटें चेंज कर रहे हैं और अपने पैसे कमा रहे हैं और ये एक्साइज वाले ये कर रहे हैं। जिनके फायदे थे, जिन्होंने कमिटमेंट्स की हुई थी कि फलाने शहर का नंबर होगा तो फलाना होगा, उन्होंने तो करना ही था। लेकिन हम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इट्स अ बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल। और पंजाब की नंबर प्लेट हो, कहीं भी ले जाए, पंजाब में मर्जी जाए। और इसका सबसे बड़ा ये होगा कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ का भी वहाँ का ही कंसिडर होगा। सही, बिल्कुल। अब बखर से देख रहे हैं, बखर की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बहुत कम है। इससे आगे जो जितने भी छोटे छोटे जिला हैं इनमें देखना बहुत कम मिलेगी। वजीराबाद की देखने बहुत कम मिलेगी आपको। नहीं, बहुत अच्छा आपका जो है वो काम, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। डिपार्टमेंट का भी ये फायदा कि एक अब देखें लाहौर में 4 डायरेक्टर हमारे, सिर्फ इसी वजह से लाहौर में बर्डन सबसे ज्यादा है। सही है। ये अब आप रोक तो नहीं ना सकते कि कोई अगर लाहौर में आके रोक नहीं सकते। सही है। लेकिन आपने ये जो नंबर प्लेट्स के हवाले से पंजाब की नंबर प्लेट दी, ये एक बेहतरीन काम था। इस पर लोगों ने बेशक क्रिटिसाइज किया, लेकिन अब लोगों को सुकून भी तो हो गया। सुकून भी हो गया। और मेरे ख्याल से जो क्रिटिसाइज करते हैं ठीक है, उनका अपने मफादात होंगे। हम सही इस चीजों से डर वो
अगर एहतजाज करते हैं वो तो हक है एहतजाज करना हर का, लेकिन गैर असूली एहतजाज को तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना। अगर असूली हो कोई मौक़िफ़ कुछ जिसमें कोई लॉजिक बनती हो तो हम बात भी सुने। अगर किसी में इन लॉजिक वैसी खाम में बस चोरी बताना तो उसको तो हम लोग अपनी पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो वक्त दिया और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपने जो एक इदारा आप लेकर बैठे हैं जिसके आप चेयरमैन हैं उसको प्रॉपर तरीके से एक्साइज को भी और टैक्सेशन के निज़ाम को भी आपने जिस तरह आवाम को समझा दिया, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें जो इनको समझ में नहीं थी वो भी समझ में आ गई हैं। तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे जो है मुलाकात रहेगी। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी आवाम को, कोई इनसे जो है वो बात करना चाहें तो ज़रूर आपके लिए जो है वो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए आपके टैक्स के से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी किसी भी किस्म का इश्यूज है हमारे डिपार्टमेंट से तो हमें कंप्लेन करें। और दूसरा हमारे ऑफिस जो है वो जाके विजिट करें। एजेंट के पास नहीं जाना किसी ने भी। एजेंट के पास जाएंगे तो उसमें हमें भी प्रॉब्लम आएंगे। आप बिल्कुल एजेंट के पास ना जाए। अगर कोई एजेंट आपके पास आता भी है तो उसको उसकी बात ना सुने। आप डिपार्टमेंट में जाएं, अगर डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताएं, उसकी कंप्लेन करें ताकि हम आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। और दूसरा मैं ये कहूंगा अगर आप हमें सजेशन भी दें, ठीक है, क्योंकि आवाम देखिए आप क्योंकि आप तो मीडिया में है और आप आवाम के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं तो आपके पास जो फीडबैक आती है शायद हमारे पास ना आती है। तो आप लोग हमें सजेस्ट भी करें कि हमें क्या करना चाहिए मजीद। हम तो अपनी सतह पे कर रहे हैं लेकिन जब तक आप सजेशंस नहीं देंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। जब तक कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आती या किसी बीमारी का इलाज नहीं होता, डॉक्टर साहब नहीं कर सकते, जब तक उसकी बीमारी आइडेंटिफाई ना हो तो हमें भी ये प्रॉब्लम्स अगर जब तक आप आइडेंटिफाई अपनी प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे हम इसको नहीं कर सकते। लिहाजा आवाम से ये अपील है कि हमारे साथ तावन करें और एक तो टैक्स को अपडेटेड रखें अपने आप में, किसी भी किस्म का टैक्स है तो उसको पे करें और दूसरा किसी एजेंट के पास नहीं जाना और तीसरा हमें सजेशन दें। थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाजरीन आपको आज का प्रोग्राम जो है वो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने जो है वो हमसे कहा था कि जी एक्साइज और टैक्सेशन के निज़ाम के हवाले से जो है वो चेयरमैन साहब का इंटरव्यू चाहिए। तो जनाब हो सकता है कि ये इंटरव्यू जो है वो आपके लिए काफ़ी हो, मज़ीद भी इसमें जो है वो कुछ बेहतर और करने की भी जो है वो कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और ख़ास तौर पर आपको जो है वो चेयरमैन साहब से मिलकर कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तो जरूर देखिएगा कल का प्रोग्राम भी। इसी के साथ इजाजत दीजिए।